प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मेरे प्यारे साथियों, संस्कृत की दूसरी वीडियो आ चुकी है। आज का टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, भाषा शिक्षण सिद्धांत। ठीक है ना। हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं भाषा कौशल, फिर दूसरा टॉपिक आ चुका है भाषा शिक्षण सिद्धांत। ठीक है ना। तो बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए मेरे प्यारे साथियों, एक मोटिवेशन लाइन के साथ, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल ठान लिया है मेरे प्यारे मित्र कि 2025 में आपको टीचर बनाना है और कक्षा 1 से 5 तक के और 6 से 8 तक के बच्चों को तुम पर पढ़वाना है। ठीक है ना। आनंद पूर्वक शिक्षा दोगे ना? बिल्कुल दोगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, और आपका अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। धैर्यता पूर्वक सुन लेना पूरी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना जी। संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांत नास्ति, यानी कि आपसे पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण में कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है अभ्यास सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, या फिर लिंग भेद सिद्धांत। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी ने अभ्यास सिद्धांत भी पढ़ा होगा, क्रियाशीलता भी पढ़ी होगी, और रुचि का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, लेकिन लिंग भेद सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों ये मनोविज्ञान में आता है। किस में आता है? मनोविज्ञान में आता है। ये संस्कृत शिक्षण से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, जो भी साथी ऑप्शन डी बताएगा उसका राइट हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। इस क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देंगे और इसमें ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि संस्कृत शिक्षण में सामान्य सिद्धांत कौन कौन से। ठीक है ना जी। स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास व क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, मौखिक कार्यों का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। ठीक है ना। इन सभी सिद्धांतों को आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। इनमें से 3 दे देगा और एक कोई अलग दे देगा, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी। अरे श्याम फलकस्य अधिक उपयोग निमति परामर्श कस्मिन सिद्धांते अस्ति। मेरे प्यारे मित्र, श्याम फल का प्रयोग करके, श्याम फल का अधिक प्रयोग करके, यानी ब्लैक बोर्ड का अधिक प्रयोग करके किस सिद्धांत का विकास किया जा सकता है? अभ्यास सिद्धांत का, सक्रियता सिद्धांत का, रुचि सिद्धांत का, या फिर मौखिक कार्य सिद्धांत का। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको पता होगा ब्लैक बोर्ड पर अगर किसी बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो कौन सा सिद्धांत विकसित होगा? बिल्कुल सर, हमें पता है उस बच्चे के अंदर रुचि का, किसका? रुचि का सिद्धांत हो जाएगा। जब हम ब्लैक बोर्ड पर अच्छे अच्छे चित्र बनाकर, अच्छे तरह से सारणी बनाकर उस बच्चे को समझाएंगे, उस छोटे से बच्चे, नादान बच्चे को समझाएंगे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रुचि सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी। आप देख लो कितनी बार आया ये क्वेश्चन। रीट L2 2021, रीट L2 2021, रीट L1 2022 और रीट L1 और L2 2025 में भी आने वाला है। ठीक है ना। बिल्कुल। रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिन भविष्यते तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति इत्यनेन पाश्चात्य कथितम्। यानी कि मेरे प्यारे मित्रों, रुचि के सिद्धांत में छात्र सक्रिय रहता है। ठीक है ना। कौन से सिद्धांत, किसने कहा था? रुचि के सिद्धांत में जो छात्र है मेरे प्यारे साथियों, वो सक्रिय रहता है। जब तक सक्रिय नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। ये कथन किसने कहा था? यावत् छात्रेषु सक्रिय चिन्ह तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति। यानी कि जब तक छात्र में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। ये किसने कहा था मेरे प्यारे मित्र? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इत्सेमानी पुस्तक केन लिखितम। सभी क्वेश्चन एक ही बंदे से जुड़े हुए हैं, याद रख लेना। आपकी ऑप्शन है पिंसेंट महोदय,
हेराल्ड ई पामर महोदय, सुकरात महोदय या फिर प्रोफेसर DS कोठारी। तो बिल्कुल साथियों, जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा पिंट सेट महोदय ने कहा था मेरे प्यारे साथियों कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसकी व्याख्या देखेंगे, रुक जाओ दोस्तों। आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, अगर किसी को ई बुक लेनी हो, रीट पास करने वाली ई बुक लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपके लिए खास ऑफर है, 100 जो प्रथम स्टूडेंट होंगे उनके लिए खास ऑफर है। 49 रुपए में ये सब चार्ज ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, आपको PDF फॉर्मेट में दी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट 2011 से 2023 तक के जितने भी पेपर हैं आपको सॉल्व करके व्याख्यात्मक तरीके से दिए जा रहे हैं। तो प्लीज जिसको लेना हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और रीट पात्रता 15 दिन तक रह जाएंगे ना, अगर इनको पढ़ लेता है कोई बच्चा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है ना जी। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुचि उत्पाद पार्थ शिक्षकेण कायडियम। यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण के प्रति रुचि, छात्रों में रुचि उत्पन्न करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे। पाठ्य पुस्तक श्लोकानां वाचनम, विविध साहित्यिक गतिविधियां आयोजनम, संस्कृत हिंदी भाषा अनुवाद करणम, कठिन शब्दानर्थम लेखनम। मेरे प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब संस्कृत शिक्षण का एक छात्र के अंदर रुचि उत्पन्न करेंगे तो कौन सा किसके तरीके करेंगे। सर हमें पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर दो कि विविध साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करके उसका विकास सबसे ज्यादा किया जा सकता है। तो हम यही करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, बताइए, सभी लोग बताएंगे, संस्कृत शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिको सिद्धांतम अस्ति। यानी कि संस्कृत शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है। मौखिक कार्य सिद्धांत, चयन विभाजनो सिद्धांत, रुचि सिद्धांत या फिर वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत। मेरे प्यारे मित्रों, संस्कृत शिक्षण से पूछा है। ठीक है ना, किससे पूछा है, संस्कृत शिक्षण से पूछा है। तो इसका राइट आंसर रुचि सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुचि सिद्धांत हो जाएगा। जो भी बच्चा ऑप्शन सी को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। रुचि सिद्धांत, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं तो इस रुचि सिद्धांत को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, रुचि सिद्धांत यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस विषय में छात्र की अधिक रुचि होगी वह उसे पढ़ने के लिए उतना ही अधिक प्रेरित होगा। ठीक है ना, जिस कार्य में रुचि होती है उसे करना अधिक सरल हो जाता है, वहां प्रेरणा व अधिगम का स्तर भी बढ़ जाता है। अतः अध्यापक के लिए परमावश्यक वह पाठ को रुचिकर एवं आवश्यक बनाए। ठीक है ना, यानी कि एक शिक्षक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाएं। ठीक है ना, पिंसेंट महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड नामक किताब में मेरे प्यारे साथियों वही वाक्य आ गया, वही प्रश्न आ गया, यावत छात्रेषु सक्रियता रुचिन तावत शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्याति। अर्थात जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, याद रख लेना, किसने कहा है, पिंसेंट महोदय ने कहा है। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए तथा शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल देख लेते हैं। द्रव्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इनके उपयोगों से व्याकरण जैसा नीरस विषय भी सरस और सुग्राह हो जाता है। ठीक है ना, अंत्यक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, शेषवर वाचन इत्यादि संबंधित पाठ्यसेगामी क्रियाओं के आयोजन तथा विविध साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन द्वारा शिक्षण को रोचक व आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है ना, नवीन पाठ को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ में विविधता लाई जाए, अंत्य कथाओं तथा प्रसंगों द्वारा संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना, श्याम पट्ट का यथोचित प्रयोग करके छात्रों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना। और ये नोट्स PDF आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना जी।
संस्कृत श्लोकों का रोचक शैली में स्वैच्छिक पाठन अभ्यास कराकर संस्कृत भाषा में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कैसे? अवसरा अनुराप क्रीड़ा विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। कथा शिक्षण के पाठों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस हेतु तत्संबंधित चित्रों का सहारा भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, रुचि सिद्धांत पूरा हो गया। अगर कोई प्रश्न बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत्? बिल्कुल पठन कार्यस्य, अभ्यास कार्यस्य, मौखिक कार्यस्य या फिर लेखन। मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रारंभिक स्तर में कौन सा कार्य सबसे प्रधान होता है? बिल्कुल साथियों, तो आप सभी के जवाब आ गए। मैंने क्वेश्चन पूछा, आप सभी के जवाब आ गए। सर इसमें तो सी को लॉक कर दो, मौखिक को कार्यरत बना दो, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चा होता है वो नादान होता है, वो पठन नहीं कर सकता, अभ्यास नहीं कर सकता, लेखन भी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? मौखिक अभ्यास करेगा। तो इसका राइट आंसर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, भाषा अधिगम प्रक्रिया कथम प्रारंभ भवति? नेत्राम्ब्या हतस्य पदाम्या कर्णाभ्यस्य नसिक्या मुखेन कर्णाभ्या जिह्वा। यानी कि भाषा अधिगम प्रक्रिया कथा प्रारंभ, यानी कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? भाषा सीखने की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? मेरे प्यारे साथियों, मैंने प्रश्न पूछ लिया और आपने जवाब दे दिया कि सर ये तो सुनकर और बोलकर होती है। तो बिल्कुल साथियों, कर्णाभ्यास, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक कर दो। सर धुआं धुआं कर दो और क्लास को वायरल कर दो, ठीक है ना, क्लास को वायरल कर दो। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कर्णाभ्यास श्रवण मुखेन च भाषणम उपावपि हदारो स्ततः। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, कर्णाभ्य श्रवणम यानी कान से सुनकर, मुखेन च भाषणम मुख से भाषण देकर किसके आधार पर होती है? संस्कृत गद्य शिक्षणस्य, संस्कृत पद्य शिक्षणस्य या फिर संस्कृत अनुवाद शिक्षणस्य या संस्कृत भाषा शिक्षणस्य। मेरे प्यारे साथियों, कानों से सुनकर, मुख से बोलकर किस चीज का विकास होता है? मैंने अभी आपको बताया था, वही सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सर, संस्कृत भाषा का विकास होता है। बिल्कुल हम इसमें गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, इसमें डी को लॉक कर देंगे, दंडनादन कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे सर आपकी क्लास का, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न है, अरे मौखिक कार्यस्य प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवते? माध्यमिक स्तरे, उच्च माध्यमिक स्तरे या फिर प्रारंभिक स्तरे या फिर महाविद्यालय स्तरे? मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन पूछा है मौखिक कार्य प्रधानता कस्मिन् स्तर भवति, यानी जो मौखिक कार्य है वो किस स्तर के लिए होता है? अभी कराया था मैंने, अभी कराया था मेरे प्यारे मित्र। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए। सर प्रारंभिक स्तर होता है, क्या होता है? प्रारंभिक स्तर होता है। धुआं धुआं कर देंगे सर, क्लास बचने वाली नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अरे मौखिक कार्य का सिद्धांत, इससे मौखिक प्रवचन का सिद्धांत भी कहा जाता है। भाषा की व्युत्पत्ति भाष्यते अनेत भाषा, इस दृष्टि से भावा अभिव्यक्ति का प्रथम रूप मौखिक होता है। बालक सर्वप्रथम श्रवण से भाषा को ग्रहण करता है तथा भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कर्ण और जिह्वा के माध्यम से आरंभ होती है। कानों द्वारा सुनना तथा मुख द्वारा बोलना दोनों ही संस्कृत भाषा शिक्षण के आधार हैं, ठीक है ना। भाषा में ग्रहण के साथ साथ अभिव्यक्ति भी आवश्यक है, अर्थात बालक श्रवण के बाद भाषण करता है। बालक पहले भाषा के मौखिक रूपों को ही जानता है और लिखित रूप को बाद में, ठीक है ना। अर्थबोध की दृष्टि से श्रवण के महत्व में विषय में महर्षि जैमिनी ने कहा है, श्रोत ग्रहणे ही लोके शब्द प्रसिद्धि पावे। संसार में शब्द का अर्थ श्रवण से ही ग्रहण किया जाता है, अर्थात संस्कृत के आरंभ या प्रारंभिक स्तर पर वार्तालाप व मौखिक कार्य करवाना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस हेतु श्लोक, पाठ, अंताक्षरियां आदि प्रतियोगिताएं की जाती हैं, ठीक है ना। याद कर लेना, आपका मौखिक हो चुका है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी,
अरे क शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास से तीव्र गति मदाती, यानी कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत है जिसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है? आपके ऑप्शन अभ्यास सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत या फिर सक्रियता का सिद्धांत। मेरे प्यारे मित्र, अभी आपको बताया था कि संस्कृत शिक्षण सिद्धांत का मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से जब होगा मेरे प्यारे मित्र, जब बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। जब बच्चा ही सक्रिय रहेगा तो हम भी अपने काम को पूरी तरह से करेंगे, सक्रिय रहकर करेंगे और बच्चे के अनुसार करेंगे, उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे और मौखिक यानी प्रारंभिक स्तर पर मौखिक के तरीके से पढ़ाएंगे और फिर उस बच्चे को सक्रिय करके तीव्र गति से उसके मानसिक विकास को कर देंगे। ठीक है ना? इसका राइट आंसर सर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। धुआं धुआं हो जाएगा आपकी क्लास का। ठीक है ना जी। अरे सक्रियता का सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सक्रियता आवश्यक होती है। सक्रियता द्वारा मानसिक विकास में तीव्र गति से होता है। छात्रों को सक्रिय रखने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वो सरल संस्कृत में अपने विचारों को बोलने के लिए छात्रों को प्रेरित करे। पाठ के विषय में विविध प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाने चाहिए। संस्कृत शिक्षण संबंध पाठ्यक्रमी क्रियाओं में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय में सरल संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार प्रेरणा के माध्यमों से छात्रों को सक्रिय रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना जी। अगला प्रश्न है क सिद्धांत क्रियाशीलता सिद्धांत इत नामन्य ज्ञाते। कौन से सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत कहा जाता है? क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है ना? रीट L2 2017 में पूछा गया है। ठीक है ना? क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत, बिल्कुल अभ्यास सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत या फिर अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत। मेरे प्यारे साथी बिल्कुल आंसर आ गए। इसका राइट आंसर सर किसको लॉक कर दो? अभ्यास को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? अभ्यास को लॉक कर दो। अभ्यास में बच्चा क्रिया करता है, और एक को लॉक कर दो, आगे पढ़ लो। ठीक है ना? अरे रुचि निरंतरम वैराग्य इत्यत त्रय बिंदव कश्मीर सिद्धांत प्रयुज्यते। पतंजलि ने कहा है मेरे प्यारे साथी कि रुचि और निरंतरम और वैराग्य ये तीन बिंदु कौन से सिद्धांत में होते हैं? मौखिक कार्य सिद्धांत में, वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत में, अनुपात सिद्धांत में या फिर क्रियाशीलता अभ्यास सिद्धांत में। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको सभी को यह पता होगा रुचि निरंतरम और वैराग्य सिद्धांत किसमें विकास होता है? सभी के जवाब आ गए सर, हमको पता है क्रियाशीलता और अभ्यास सिद्धांत में तीन बिंदु होते हैं। रुचि होगी, निरंतरता होगी और वैराग्यता अपने आप आ जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अरे गद्य खंडाना पद्याना च शुद्धोच्चारण वाचनस्य कारकस्मिन् सिद्धांत भवति। गद्य खंड के लिए, पद्य के लिए, शुद्ध उच्चारण वाचन के लिए कस्मिन् सिद्धांत भवति। सभी साथी बताएंगे अभ्यास सिद्धांत। मेरे प्यारे साथी, अभ्यास सिद्धांत या सक्रियता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत या मौखिक कार्य सिद्धांत। सभी के जवाब आ गए मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल, अगर आप गद्य और पद्य में शुद्ध उच्चारण चाहते हैं, तो उस बच्चे को इतना अभ्यास करा दो कि गलती कर करके ऐसी नींव बन जाए कि कभी गलती ना करे। ठीक है ना? बिल्कुल, इसका राइट आंसर सर एक को लॉक कर दो। ठीक है ना? एक को लॉक कर देते हैं। अब पढ़ लेते हैं अभ्यास क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या? अभ्यास क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस सिद्धांत को व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भाषा विज्ञान में होने के साथ साथ किसी भी कला में दक्षता प्राप्त करने हेतु निरंतर अभ्यास एवं व्यवहारिक प्रयोग की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी कला को सीखने के लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः संस्कृत भाषा शिक्षण में अभ्यास तथा पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। पतंजलि ने अभ्यास के विषय में तीन बातें स्वीकार की हैं: रुचि, निरंतर्य और वैराग्य। अभ्यास रुचि पर करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए तथा वादक तत्वों के प्रति वैराग्य रहना चाहिए। ठीक है ना? याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अभ्यास कार्य दो प्रकार के होते हैं, मौखिक अभ्यास और लिखित अभ्यास। ठीक है ना? जैसे कठिन वर्णों के उच्चारण तथा वाचन का अभ्यास,
पाठ में विद्यमान कठिन शब्दों का वाक्यों का उच्चारण अभ्यास, व्याकरण संबंध दोषों का निवारण, अक्षर व्यंग्यात अशुद्धियों का निवारण, गद्य खंडों तथा पद्यों का शुद्ध उच्चारण में वाचन का अभ्यास करना। ठीक है ना। संस्कृत में विचारा अभिव्यक्ति के लिए भाषण अभ्यास करना, सरल विषयों को संस्कृत अभिव्यक्ति करने के लिए अभ्यास करके सीखना तथा सरल व शीघ्र होता है, अतः बालक को अधिकाधिक भाषा प्रयोग में अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है ना। अभ्यास के सिद्धांत में क्रियाशीलता भी निहित होती है, इस कारण इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत नाम से भी पुकारा जाता है। बालक किसी भी काम को करके सीखता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। ठीक है ना। थॉर्नडाइक के प्रयत्न भूल के सिद्धांत में इस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है कि क्रियाशीलता छात्र अधिक से अधिक अभ्यास के माध्यम से भाषा को सरलता से सीखता है। ठीक है ना। क्रियाशीलता के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों की पूर्व वर्जित भाषा योग्यता, सुनकर और समझने की शक्ति, शब्द भंडार या अर्थ ग्रहण की क्षमता, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए अभ्यासों की रचना करे और बालकों की भाषा संबंधी स्वाभाविक रुचि शक्ति को भाषा अध्ययन के प्रति सक्रिय और जागरूक बनाए। ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है जी, सभी बताएंगे कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राण कृत्य का सिद्धांत समुपयुक्त भवति। बिल्कुल, कुशाग्र सामान्य और मंद बुद्धि छात्र की पहचान के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है। ठीक है ना। वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत, अनुपात क्रमचोर सिद्धांत, समवयस्क सिद्धांत या फिर मौखिक कार्य सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता के लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है वो क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, सभी के आंसर आने हो गए कि सर हमें पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। वैयक्तिक भिन्नता से पता चलता है कि कौन सा बच्चा कुशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि है। ठीक है ना। बिल्कुल याद हो गया सर। थोड़ी सी व्याख्या देख लो। छात्रों की भाषाई योग्यता समान नहीं होती। प्रत्येक छात्र एक दूसरे से छात्र में व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। कक्षा में उपस्थिति छात्र की योग्यता, पूर्व ज्ञान, प्रवृत्ति और उच्चारण शक्ति, संवेग, अर्थ ग्रहण क्षमता इत्यादि मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं में भिन्न होती है। इस भिन्नता के कारण कक्षा में कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा मंद बुद्धि छात्र उपस्थित रहते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता संस्कृत भाषा सीखने को प्रभावित करती है, इसलिए इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। ठीक है ना। शिक्षक सभी छात्रों को समान समझकर शिक्षा देता है, किंतु भाषा एक कौशल है, इस पर अधिकार करना छात्र की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है ना। शिक्षण का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में छात्रों को जिज्ञासा तेज होती है तथा वे आत्म प्रकाशन के लिए उन्मुख होते हैं। आत्म प्रकाशन वाद विवाद, चर्चा, वार्तालाप इत्यादि के रूप में होता है। ठीक है ना। याद कर लेना। अगला प्रश्न है, अरे संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य तथा लिखित कार्य च भवेत् इत्यत संस्कृत भाषा शिक्षण का, यानी कि आपसे पूछा है संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम मौखिक कार्य होता है, फिर उसके बाद लिखित होता है। ये किस सिद्धांत में आता है? रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रमश सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत। तो सभी के जवाब आ गए। बिल्कुल हाँ आ गए। बिल्कुल इसका राइट आंसर सर ऑप्शन सी को लॉक कर दो। अनुपात क्रमश सिद्धांत हो जाएगा। सबसे पहले मौखिक होगा, फिर उसके बाद लिखित होगा। सर हमें याद हो गया। अब आगे चलो। अगला प्रश्न है, अनुपातस्य क्रमस्य च नियम इति कम शिक्षण सूत्रम, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि या फिर शिक्षण कौशलम। तो बिल्कुल सभी के आंसर आ गए। बिल्कुल सर ऑप्शन बी को लॉक कर दो कि अनुपात क्रमस्य नियम इति क्या है। आपसे पूछा गया था कि अनुपात क्रमस्य च नियम, अनुपात से नियम की ओर ये क्या है। आप सभी को पता है ये एक शिक्षण सिद्धांत है। क्या है? शिक्षण सिद्धांत है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अनुपातस्य क्रमस्य
च सिद्धांत अनुसरणे प्रारंभिक स्तर प्रधानता भवति। यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुपात क्रम सिद्धांत है, उसके अनुसार प्रारंभिक स्तर पर क्या करना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन या मौखिक कार्य या फिर साहित्यिक ज्ञान। मेरे प्यारे साथियों, सभी के आंसर आ गए। सर हमें पता है कि क्या करना चाहिए, सर मौखिक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मौखिक कार्य करना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर दो, बिल्कुल सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। आपकी क्लास में मजा आ रहा है, लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है ना, लाइक शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत को व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है ना। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ग्रहण एवं अभिव्यक्ति है। अतः भाषा में भावों के ग्रहण की क्षमता तथा भावों के अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। ग्रहण एवं अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण क्रम से करवाया जाना चाहिए। इस हेतु पहले मौखिक कार्य तथा बाद में क्रम से लिखित कार्य का शिक्षण होना चाहिए, ठीक है ना। पहले मौखिक फिर उसके बाद लिखित। संस्कृत भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों में उचित अनुपात रखा जाए, साथ ही उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल दिया जाए, ठीक है ना। जिस उद्देश्य की पूर्ति पहले आवश्यक हो उस पर पहले बल दिया जाए तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति बाद में हो वो आवश्यक हो तो उस पर बल दिया जाए, ठीक है ना। भाषा के विविध पक्षों या उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक अंग पर क्रमानुसार बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर ज्ञात से अज्ञात तथा सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाए तथा माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक व उसके आधार पर व्याकरण का ज्ञान करवाया जाए। उच्च स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन, अनुवाद व रचना कार्य अधिक करवाया जाना चाहिए, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, संभाषण सेवाणाम आयोजनम संस्कृत भाषा शिक्षणस्य क सिद्धांत स्वीकृत्य। बिल्कुल एकता सहभागिता सिद्धांत, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत या फिर पठना अभ्यास सिद्धांत। तो बिल्कुल सभी के आंसर आ गए, बिल्कुल आ गए। सर इसमें तो हमें पता है, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। सर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि संभाषण के आयोजन में, यानी कोई भी शिविर आप आयोजन कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत भाषा शिक्षण का क्या सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है ना। एकता और सहभागिता का सिद्धांत सबसे जरूरी है, ठीक है ना। क्या, एकता और सहभागिता का सिद्धांत सबसे जरूरी है। पढ़ लेते हैं एकता और सहभागिता का सिद्धांत। शिक्षण के समय सभी प्रकार के बालकों में सहभागिता होनी चाहिए। यह कार्य शिक्षण के साथ साथ विविध शैक्षिक गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता बढ़ाकर किया जा सकता है। सभी विषय एक दूसरे से संबंध है, अतः मौखिक व लिखित कार्य साथ साथ में होने चाहिए। एक ही उद्देश्य को पूरा होने के लिए उस उद्देश्य से संबंध या अन्य सभी विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रहे, समवेत स्वर में श्लोकों व बाल गीतों का वाचन कराना चाहिए। संभाषण शिविरों में आयोजन कराना चाहिए। संस्कृत शिक्षण में क्रीड़ा सिद्धांत की उपयोगिता बताकर इसे अपनाना चाहिए। अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण आदि पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रयास स्यात् ऊर्ध्वमुख, अर्धमुख, अंतमुख या बहुमुख संस्कृत शिक्षण प्राय कैसा है। मेरे प्यारे साथियों सभी के जवाब आ गए। सर बहुमुख है। क्या है, बहुमुख है, ठीक है ना। तो बिल्कुल संस्कृत शिक्षण क्या है, बहुमुख है। इसका राइट आंसर सर ऑप्शन डी को लॉक कर दो। बहुमुख सिद्धांत क्या होता है, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रयास बहुमुखी होना चाहिए, एक मुखी या द्विमुखी नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत मौखिक के साथ लिखित कार्य भी होना चाहिए, उदाहरण के साथ नियम भी लागू होने चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ई बुक लेनी है ना तो मैं आपको ई बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल देखो, रीट 2025 पास करने के लिए ई बुक मैंने बनाई है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं आपको आपके एग्जाम में, यानी 15 दिन भी रह जाते हैं ना आपके रीट एग्जाम में। अगर आपको डर लग रहा है ना कि जो भी अभ्यर्थी मेरे प्यारे साथियों जो 70 से 90 के बीच में रह रहे हैं ना, वो एक बार इनको ले लेना। 49 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। 49 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने इसकी न्यूनतम प्राइस इसलिए रखी है कि कोई भी बच्चा ले सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये कोई बिजनेस नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इन ई बुक को बनाने में जो खर्चा होता है वो आपसे को पे करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई इशू नहीं है, वो तो आपको कंपनी है वो प्रोवाइड करा दी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हिंदी व्याकरण शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना।
संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों के, राजस्थान जीके के 3000 प्रश्न, और अब तक 2011 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए यानी सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी। आप एक बात मान लो, सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी। अगर आप इनको पढ़ लेते हो ना, आपके 100+ नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 100+ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लेना, 100+ नंबर आ जाएंगे। जिस किसी को लेना है इस व्हाट्सअप नंबर पर, सर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना है कि हमें ई बुक दे दो। क्या कर देना? व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए। क्या चाहिए? ई बुक चाहिए। आपको रिप्लाई दे दूंगा और 49 रुपये इसी नंबर पर, 49 रुपये इसी नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको बिल्कुल 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 ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि सर हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल, जिसको भी लेनी है एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।